कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे वो चाह के अपने ऊपर से हटा ना पाए। पुणे से आज हमारे पास एक ऐसा रियल इंसिडेंट आया है जिसे सुनने के बाद आपकी नींद उड़ने वाली है। अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, अगर आपको कहीं भी दूर दूर तक दिल की कोई भी बीमारी है या आप बहुत कमज़ोर फील करते हैं ऐसी वीडियोस देखते वक्त, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप सुबह देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप डरें, आज रात ना सो पाएं और हॉरर का बेहतरीन तरीके से मजा लें, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। हमारी एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है फारवा, हमारी वीडियोस को काफ़ी टाइम से देखती आ रही है। उन्होंने पहले तो अपने परिवार के बारे में बताया कि अक्षय भाई, हम पुणे से 2 घंटे दूर एक चौल में रहते हैं गांव के अंदर। उस चौल में कभी ना कभी कोई ना कोई इंसिडेंट होता ही रहता है, कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होती ही रहती हैं। सबसे ज़्यादा फेमस है वहाँ की ज़मीन वाली टंकी, मतलब जिस घर में रहते हैं उस घर के नीचे पूरे एरिया में एक टंकी बनी हुई है जो पुराने ज़माने की बनी हुई है और उसे हॉन्टेड बताया जाता है। लेकिन इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ 2014 में, जब ये सिर्फ 11 साल की थी। और इनके साथ साथ इनके भाई के साथ इंसिडेंट हुआ सेम 2014 में, जब इनके भाई 8 से 9 साल के रहे होंगे। इनकी फैमिली में इनके पापा जो कि एक ड्राइवर है, मम्मी जो कि हाउसवाइफ और 3 बच्चे, एक बड़ी बहन, उसके बाद फारवा और फिर उनके छोटे भाई। परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पापा मेहनत करते थे, परिवार में सब कुछ सही चल रहा था। पहली रात जब इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, इनकी रूह कांप गई। फारवा ने बताया कि अक्षय भाई, हम 1 BHK में रहते हैं और जब मैं सो रही थी तो जहाँ पर मैं सोती हूँ वहाँ सामने एक खिड़की है और खिड़की से बाहर कुछ लोगों के घर की टेरेस दिखती है। एक रात मैं आराम से सो रही थी, मुझे आवाज़ आई जैसे मुझे कोई पुकार रहा है, और जैसे मैंने आँख खोल के उस खिड़की से बाहर देखा, मुझे दिखा कि एक औरत वहाँ पर झूला झूल रही है। वो औरत बुरी तरीके से जली हुई थी और साक्षात मैं इतनी करीबी से देख पा रही थी कि वो मेरा नाम लेके मुझे बुला रही है कि फारवा इधर आ जा, फारवा मेरे साथ खेलना, इधर आ जा फारवा। इन्होंने बताया कि मैं चिल्ला के उठी, मेरा घर, आजू बाजू रहने वाले लोग सारे उस टाइम पर वहाँ पर आ गए थे। रात के 1:30 से 2 बजे थे और मैंने अपनी आंखों से उस औरत को वहाँ झूलते देखा था। उस टाइम पर इनकी ऐसी उम्र थी 11 साल, जहाँ पर इनसे बोला ही नहीं गया कि इनके साथ हुआ क्या है। घर वाले, आसपास वाले बार बार इनसे पूछते रहे कि बेटा क्या हुआ है, क्या हुआ है, और ये बस हड़बड़ाती हुई यही बताती रही, वहाँ पर वहाँ पर वहाँ पर। आधे घंटे तक सब वहीं पे मौजूद थे जब फारवा की ये हालत हो रखी थी। फारवा ने बड़ी मुश्किल से आधे घंटे बाद खुद को नॉर्मल करके बताया कि मैंने एक ऐसी औरत को देखा था जो वहाँ पर झूला झूल रही थी और वो पूरी जली हुई थी और मुझे बुला रही थी, और उसी की आवाज़ से मैं जग के उठी हूँ। पड़ोसियों ने और घर वालों ने सहानुभूति दिखाई और कैसे न कैसे जो फारवा थी उन्हें कन्विंस कर लिया कि बेटा तुम्हारा वहम होगा, तुमने सपना देखा होगा। लेकिन ये सपना सच होने वाला था। उस रात फारवा को नींद नहीं आई। अगले दिन इनके ही बगल वाले घर में एक नया विवाहित जोड़ा आता है, नई नई शादी करके एक जोड़ा वहाँ पर शिफ्ट हुआ था। उस रात उस घर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और सेम वही इंसिडेंट वहाँ पर जो नई नवेली दुल्हन आई थी उनके साथ हुआ। जब वो अपने घर में सोने लग रही थी, उन्होंने पूरी पब्लिक को सेम ये किस्सा बताया जो फारवा ने बताया कि मेरी आंख खुली, मुझे कोई बुला रहा था और जब मैंने देखा तो सामने एक औरत बैठी थी उस झूले पे जो जली हुई थी और वो मुझे बुला रही थी मेरा नाम लेके। मैं तो आज ही आई हूँ, कौन मुझे इस तरीके से जानता है। तब पता चला कि इनके मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसी दिक्कत चल रही है। अब ये लोग एक मौलाना को बुलाते हैं और मौलाना से पूछना शुरू करते हैं, तो मौलाना ये तो नहीं बताते कि इन्होंने जो देखा वो क्या था, बट इनको एक ताबीज़ दिया जाता है, और सिर्फ इनको नहीं, इन 5 को दिया जाता है, और सामने जो नए नवेला एक जोड़ा आया था उनको भी 2 ताबीज़ दिए जाते हैं। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं बोलूँगा ताबीज़ मिल गया तो इनके घर में सब कुछ शांत हो गया। नहीं, अब इनके घर में हरकतें बढ़ने लगी। ये लोग नॉर्मली जब अपने घर में सो रहे होते थे, रात को अचानक से इनके बाथरूम में से ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे कोई नहाने घुसा है, और जब ये लोग जाके देखते थे वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। दिन दहाड़े रात भर इनके बर्तन गिरते रहते थे। इन्हें लगा पहले कोई चूहा है, कोई बिल्ली है, लेकिन जब सफाई करी गई ढंग से, ना ही किसी चूहे का आता पता चला, ना ही बिल्ली का आता पता चला। लेकिन फारवा को और उनकी फैमिली को इस बात का थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि जस्ट ये अभी एक शुरुआत है। ये चीज़ें गुजरे कुछ ही वक्त हुआ था जब ये लोग इन सब चीज़ों से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। एक रात एक बहुत अजीब सा हादसा हुआ। ये हादसा आज तक आपने मेरे किसी भी रियल इंसिडेंट में नहीं सुना होगा, और सिर्फ इसी वजह से मैं पुणे के उस 2 किलोमीटर दूर जो गांव है उसका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि फारवा ने मेंशन करा है कि अक्षय भाई अगर उस गांव का नाम रिवील होता है तो लगभग सारे गांव वाले, पूरे चौल में जितने भी लोग रहते हैं मेरे भाई के बारे में जानते हैं कि उसके साथ ये हुआ था। एक रात 2014 में इनके भाई चिल्ला के उठते हैं और जो चीज़ देखने वाली थी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उनके आंखों से, मुंह से, कान से रक्त बहने लगता है।
ये चीज़ इनके साथ पहली बार हुई थी। इन्होंने दूर दूर तक ऐसा कुछ सुना भी नहीं था। ये लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और सीधा भाई को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब तक ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं वो खून रुक चुका था। इन्होंने फिर भी डॉक्टर्स के बोलने पर कुछ टेस्ट वगैरह कराए। वो टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए थे और कुछ भी ऐसा पता नहीं चल रहा था कि इनके भाई के साथ ऐसा हो क्यों रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। ये अपने भाई को टेस्ट करवा के वापस घर पे ले आए। अब हर दिन ये उनके साथ होता था कि रात को वो सोने के लिए लेटते और अचानक से चिल्ला के उठते। चिल्ला के उठने के बाद जब भी उनकी हालत देखी जाती, उनके कान से, नाक से, मुंह से, आंखों से रक्त बहता था। वो ना देख पाते ना कुछ बोल पाते, बस वो चिल्लाते रहते कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, वो लेके चला जाएगा। ये चीज इनके घर में जिस तरीके से हो रही थी, ये बार बार इन्हें ऐसा लगता है कि कोई बीमारी है और ये लोग फटाफट से फारवा के भाई को हॉस्पिटल में लेके जाते। जब भी ये लोग डॉक्टर्स तक पहुंचते तब तक सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती। अच्छा, उस टाइम पे इनके पास मोबाइल नहीं था तो ये लोग इन सब चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, वरना शायद सबूत भी दे पाते। डॉक्टर्स के पास ये बार बार जाते, अलग अलग टेस्ट कराते और डॉक्टर्स इन्हें ये बोलते कि आप लोग हमसे मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने लगभग हर हॉस्पिटल के दरवाजे खटखटाए, बेस्ट हॉस्पिटल तक ये चले गए थे, लेकिन फिर भी इनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। पापा जो अपने सारे पैसे इनके रोक के बैठे हुए थे, जिन्होंने पैसे जमा कर रखे थे, उनके पैसे पानी की तरह बहने लग रहे थे। फिर इन्हें लगा जब किसी भी चीज़ से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ये उसी मौलाना के पास गए और उस मौलाना को इन्होंने अपने घर पे इन्वाइट करा इस हालत को दिखाने के लिए। जब मौलाना आते हैं घर पे तो वो देखते हैं तो वो बीमारी का तो पता नहीं पाते, लेकिन वो अपनी तरफ से फिर दोबारा ताबीज़ देते हैं, कुछ एक पानी देते हैं और यही बताते कि इनके साथ जब भी कुछ ऐसा हो तो पानी मार देना। 1-2 दिन तो हालत में सुधार आया, लेकिन उसके बाद जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुन के शायद आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे कि अगर एक इंसान को पता है कि मेरे साथ ऐसी दिक्कत है तो वो ऐसा क्यों करेगा। ये जब भी घर में आसपास होते तो इनका भाई नॉर्मल होता, लेकिन जैसे ही भाई बाहर जाता, जब भी वो वापस आता तो उसका ताबीज़ गले से गायब होता था। वो एंटिटी निकलवा देती थी या भाई खुद फेंक देता था, इस बारे में तो फारवा को कभी पता नहीं चला। लेकिन रात को फिर दोबारा वही हरकतें शुरू हो गई। वो रात को चिल्ला के उठता और रक्त बहना शुरू हो जाता और एक ही स्टेटमेंट कि वो मुझे लेके जाएगा, वो मुझे लेके जाएगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। इन लोगों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। वो पानी जो दिया हुआ था वो भी असर करने को तैयार नहीं था। फिर दोबारा ये इमरजेंसी बेसिस पर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, एक टॉप का हॉस्पिटल, जहां पर इन्होंने इस सिचुएशन के बारे में बताया और डॉक्टर्स ने सलाह दी कि एक सर्जरी होगी। अगर ये सर्जरी हो गई तो फारवा के भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उनके साथ ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने पैसे जमा करे और उस सर्जरी में लगभग 2 लाख रुपए लगे। वो सर्जरी हुई और ये सीधा ऑब्जर्वेशन के लिए 2 दिन के लिए एडमिट हो गए। ऑब्जर्वेशन के टाइम पे एक बहुत ही बुरी और तगड़ी डरावनी घटना हुई। सबके सामने इनके भाई चिल्ला के उठते हैं और रक्त बहना शुरू हो जाता है। डॉक्टर भाग के आते हैं और डॉक्टर्स ने देखा कि रक्त इस हिसाब से बहने लग रहा है कि अगर बाल्टी भी लगा दी जाए तो बाल्टी भर जाएगी। डॉक्टर्स के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था कि उन्होंने 2 लाख की सर्जरी करी किस चीज की। तो दोबारा इन्हें उठा के सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। उस टाइम पर इनका रक्त रुक गया था। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उन्होंने कुछ वक्त दे दिया, ये बोल के कि इसे घर पे रखो, ये दवाइयाँ चलवाओ, इन दवाइयों से फर्क आएगा, इसका रक्त रुक जाएगा, अदरवाइज दूसरी सर्जरी होगी कुछ महीने बाद। 1 महीना बीत गया था। फारवा के भाई बिल्कुल भी ठीक होके नहीं दे रहे थे और सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। अब एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या इनके घर में ये सारी चीजें पहले भी हुई थी या इनके भाई के साथ कुछ ऐसा पहले भी हुआ था। तो फारवा ने अपनी रिकॉर्डिंग में एक चीज मेंशन की कि अक्षय भाई, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। जब मम्मी ने कंसीव करा तो एक लड़की हुई, फिर कंसीव करा तो फारवा हुई। जो घर वालों का प्रेशर था वो बहुत ज्यादा था कि एक लड़के को पैदा करो, वंश आगे बढ़ाना है। तो जब इनका भाई पैदा हुआ था, जब वो 6 महीने का था, तो घर में एक फंक्शन रखा गया था। इनके भाई को एक पठानी जो कुर्ता होता है वो पहनाया गया था और पिंक शॉल के ऊपर लेटाया हुआ था। जब फंक्शन ख़त्म हुआ, जब इनकी मम्मी, फारमा की मम्मी, इनको उठाने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि पूरे कपड़ों पर ब्लैक डॉट्स हैं और कुछ धागे पड़े हुए हैं। इनकी मम्मी उस टाइम भी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उस टाइम पर भी जब एक मौलाना को दिखाया गया था, बुलाया गया था, तो मौलाना ने बताया कि कोई नहीं चाहता कि आपका वंश आगे बढ़े। कोई है जो नज़र गाड़ के बैठा हुआ है कि कैसे भी आपके बच्चे को ख़त्म कर दिया जाए और इसके ऊपर नज़र लगाई हुई है, जिस वजह से आपका जो बच्चा है वो शायद आज उसका आखिरी दिन हो सकता था अगर आप टाइम पर उसे नहीं पकड़ती तो। मतलब 6 महीने के बच्चे पे पहले ही कुछ ना कुछ करवा दिया गया था और करवा कौन रहा था बस ये पता नहीं चल रहा था। अब वापिस आते हैं उन हालात पे जो 2014 में बने। 2014 में जब कोई भी समाधान नहीं मिल पा रहा था और रिलेटिव्स तक ये खबर पहुंच रही थी कि बच्चे के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो रिलेटिव्स में किसी ने एक बाबा का नंबर दिया। इनकी जो मम्मी थी वो STD पे गई और वहां से उन्होंने बाबा को फ़ोन किया।
बाबा के पास भी शायद कोई लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, तो बाबा ने फ़ोन उठाया और यहाँ से सिर्फ फारवा की मम्मी ने इतना बोला कि बाबा आपका नंबर मिला है। बाबा ने आगे से बताना शुरू कर दिया कि तेरा बेटा बहुत गुस्सा होता है ना, उसके कान से, मुंह से, आंखों से, नाक से रक्त बहता है ना, और वो सामान फेंकता है ना इधर उधर, उठ के भागने लगता है ना। फारवा की मम्मी के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि एक्चुअल में यही घटना हो रही थी। कभी भी अगर इनके भाई से सीधे मुंह बात की जाए तो इनके जो भाई थे वो इतना गुस्सा हो जाते थे, वो बर्तन फेंकने लग जाते थे, और ऐसा होता था कि रात को खड़े होकर कहाँ कब निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। और अब बाबा से पूछा गया कि क्या करा जा सकता है, तो बाबा ने बोला कि एक काम करना, 2 दिन बाद तुम अपने बेटे को और सबसे बड़ी वाली बेटी को मेरे पास लेके आओ। तो इनकी मम्मी ने पूछा भी कि फारवा को लाने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, फारवा को नहीं लाना, फारवा के साथ दिक्कत नहीं है, एक बारी को मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को देखना चाहूँगा। और बाबा ने इस टाइम पर यह भी बता दिया कि मुझे मालूम है कि उसकी भी शादी नहीं हो पा रही है। तो जो सोचने वाली बात थी, मतलब फारवा की मम्मी सोच में पड़ गई कि हमारे घर की चीज़ें इन्हें कैसे मालूम है, वो भी इतनी बारीकी से। 2 दिन बाद जो फारवा थी वो घर पे थी अपने पापा के साथ, और इनकी मम्मी गई उन बाबा के पास बड़ी बेटी को लेकर और बेटे को लेकर। जब बाबा के पास ये पहुँचे तो बाबा ने इनकी मम्मी को देखते ही बोल दिया कि अभी रुक जाओ बाहर, मैं बुलाऊंगा। जैसे ही उन्होंने बोला कि बाहर रुक जाओ, जो फारवा की सबसे बड़ी बहन थी और जो उनके भाई थे वो चल के अंदर चले गए। मतलब उनकी मम्मी देखती रह गई फारवा की कि ये दोनों अंदर कैसे चले गए, बाबा ने तो मना करा है। तो बाबा ने बोला मैं यही देखना चाह रहा था, आपके बेटे के साथ दिक्कत नहीं है, आपकी बेटी के ऊपर भी काला जादू करा गया है। किस लिए करा गया है ये सुन के आप भी दंग हो जाएंगे। फारवा की जो सबसे बड़ी बहन थी वो एक टॉपर थी, वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और सिर्फ इसीलिए करा गया था कि ये पढ़ाई में बिल्कुल ख़त्म हो जाए और कभी भी उनकी बहन का रिश्ता ना हो पाए। जो बाबा वहाँ बैठे थे उन्होंने बहन के लिए तो पानी दे दिया और कुछ ताबीज़ दे दिया। जो वहाँ पर काम करने वाले थे बता दिया कि ये गुलाब जल है, इसे चेहरे पे लगाना, तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा। अब आती है भाई की बारी। भाई वहाँ बैठा हुआ था और भाई एक चीज़ नज़र नहीं मिला रहा था, तो बाबा सिर्फ इतना बोलते कि ऊपर देखियो बेटा, और वो ऊपर देखते और सीधा बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक माँ जिसके सामने उसका बेटा बेहोश हो गया, उसके ऊपर क्या ही बीतेगी। जो फारवा की मम्मी थी वहाँ पर रोने लग जाती है और बाबा से पूछती है कि बाबा इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है, हम लगभग 1-2 महीने से परेशान चल रहे हैं और इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा है। तो बाबा बताते हैं कि दोनों के ऊपर ही काला जादू करा गया है और दोनों को ही खिला रखा है, इसलिए इतना स्ट्रांग है। अब बाबा क्या करते हैं, वहाँ से अमल पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही अमल पढ़ना शुरू करते हैं, इनका जो भाई है वो अचानक से उठता है और बुरी तरीके से चिल्लाना शुरू करता है, इस तरीके से कि वो आ गया, अमल मत पढ़ो, वो आ गया, वो मुझे लेके जाएगा। उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। यहाँ से जो बाबा थे वो भी एक मुस्लिम थे, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे इस एंटिटी को निकालने की, लेकिन सामने बैठी एंटिटी इतनी स्ट्रांग थी कि वो आधे घंटे तक नहीं निकली। आधे घंटे तक वो पूरी प्रक्रिया चलती रही। फारवा की मम्मी ने फारवा को बताया, जब उन्होंने पूछा कि हुआ क्या था, तो बताया गया कि उस टाइम पर वो जो बाबा बैठे थे वो भी पसीने पसीने हो गए और सामने बैठा जो लड़का था इनका भाई, वो भी पसीने पसीने हो गया और रक्त वहाँ पर उनके घर में बिखरने लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वहाँ पर होली खेली जा रही है। आधे घंटे बाद इनका भाई जो है वो नॉर्मल होता है, और जब नॉर्मल हुआ तो वो अचानक से अपनी मम्मी को देख के पूछता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ कौन लेके आया, मैं कब आया यहाँ पर। तब बाबा बताते हैं कि अभी के लिए ये नॉर्मल है, लेकिन चीज़ें अभी टली नहीं है। फिर इनको ताबीज़ दिए जाते हैं और उस दिन पता चला कि दोनों बच्चों के ऊपर काला जादू करा गया। लेकिन काला जादू किसने किया है? बाबा ने बताया कि वो तुम्हारे अपने खुद के रिलेटिव है जिसने ये सब कुछ किया है। कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा करीबी है तुम्हारे घर में आते हैं, तुम उनके घर में जाते हो, खाने के अंदर दोनों बच्चों को कुछ काला जादू का सामान दिया गया है, जिस वजह से तुम्हारे बेटे और बेटी के साथ ये चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब अगर आपको ऐसा लगता है कि कहानी का अंत यहाँ हो गया, तो ये भी अभी सिर्फ हम मिड पार्ट में आए हैं, मतलब हमने आधी चीज़ कवर की है। इसके बाद की घटना और भी ज़्यादा डरावनी है। अब जो फारवा की मम्मी थी वो बाबा से पूछना शुरू करती है कि बाबा अगर इस चीज़ का अंत नहीं हुआ तो इस चीज़ का अंत होगा कैसे। तो बाबा ने फारवा की मम्मी को कहा कि 40 दिन तुम्हें लगातार अमल पढ़नी पड़ेगी और उस दौरान आपको ये देखना है कि आप सामने सामने अमल पढ़ोगे, और जब आप अमल पढ़ोगे तो आपका बेटा आपके सामने चिल्लाएगा, आपका बेटा बेटा नहीं होगा, वो एंटिटी उसके शरीर में आएगी। 40 दिन अगर आपने लगातार उस अमल को अपने बेटे के सामने पढ़ लिया तो आपका बेटा मौत से बच जाएगा। इस टाइम पर एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहाँ पर बताया गया कि उतारे के टाइम पर ऐसा हो सकता है कि आपको खतरा आ जाए। तो एक माँ ऐसे टाइम पे क्या करेगी? उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप मेरे बेटे को बचा लो, मुझे अगर कुछ भी होता है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। वो अमल बताई गई और सारी चीज़ें बता के कुछ सामान दे के, जैसे कि पानी, ताबीज़, घर पर वापस भेज दिया गया।
उस रात कुछ भी नहीं हुआ। अगली शाम जब इनकी मम्मी बैठती है अपने बेटे को सामने बैठा के अमल पढ़ना शुरू करती है, तो बेटा बुरी तरीके से पोजेस हो जाता है, चिल्लाता है, बुरी तरीके से चिल्लाना शुरू करता है कि मम्मी मत पढ़ो, वो आ गया, वो मुझे लेके चला जाएगा, मैं खतरे में हूँ। इनकी मम्मी खुद रुक गई और सीधा बाबा को फ़ोन मिलवाती हैं कहीं एसटीडी से और बाबा से बात करती है। तो बाबा यही बोलते हैं कि मत रुको, 40 दिन तक ये होता रहेगा, तुम्हें पढ़ते रहना है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, एंटिटी रोकने की कोशिश करेगी, मत रुको। इनकी मम्मी वापस आती है और अमल पढ़ना शुरू करती है। कब बेटा आधे घंटे में बेहोश हो जाता है पता ही नहीं चलता। दूसरे दिन फिर दोबारा अमल पढ़ना शुरू करते हैं, फिर दोबारा इनका जो बेटा था वो पोजेस हो जाता है। फारवा, उनकी बड़ी बहन, पापा सब देख रहे थे कि हो क्या रहा है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और कैसे 10 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। 10 दिन तक फारवा के भाई चिल्लाते रहते थे कि वो आ जाएगा, वो ले जाएगा, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। 10 दिन बाद ये पोजेशन की एक्टिविटीज रुकना शुरू हो गई। 40 दिन बीतते हैं और वक्त आता है दूसरी सर्जरी का। दूसरी सर्जरी की डेट मिली हुई थी और डॉक्टर्स को पैसे पहले से ही दिए हुए थे, तो सर्जरी करवानी ज़रूरी थी। ये लोग घर से निकलते हैं हॉस्पिटल पहुंचने के लिए और ये हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि हॉस्पिटल सामने होते होते भी इन्हें हॉस्पिटल दिखता नहीं है। ये हॉस्पिटल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आधा घंटा हो गया इन्हें हॉस्पिटल के आसपास घूमते हुए। तो ये एक बाबा को देखते हैं जो वहाँ से गुजर रहे थे और बाबा से पूछते कि बाबा यहाँ एक हॉस्पिटल हुआ करता था। बाबा इनकी शक्ल की तरफ देखते और दूसरी तरफ हॉस्पिटल की तरफ देखते, बोलते ये तो रहा हॉस्पिटल। अब बाबा को ये जो फैमिली है दिखाती नहीं कि क्या दिक्कत है, बोलते अरे हाँ ये रहा। इनकी मम्मी समझ गई थी कि वो एंटिटी अब भी छल कर रही है कि इनके सामने हॉस्पिटल इन्हें दिखे ही ना। फिर दोबारा इनकी मम्मी दुआ पढ़ना शुरू करती है। जो अलम था, जो भाई था, वो खड़ा वहाँ पे कांपने लग जाता है, बुरी तरीके से कांपने लग जाता है और पसीने पसीने हो जाता है। 40 दिन बीत गए, सर्जरी हो गई और कुछ दिन बाद उतारा करना था। जो बाबा थे उन्होंने बताया था कि एक कपड़ा जो दिया गया था, नारियल दिया गया था, कुछ और चीज़ें भी दी गई थी, वो रात को शमशान में दबा के आनी थी। और रात का वक्त था 10:30 बजे का, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फारवा की मम्मी को जाना था, उनके साथ और कोई नहीं जा सकता था। और बाबा ने ये भी बताया था कि अगर कोई भी गलती हुई तो तुम मर सकती हो। हुआ क्या, 3 रातें जाना था उतारा करने शमशान के अंदर और वहाँ पर उस चीज़ को दबा के आना था। तो इनकी मम्मी ने एक रिक्शा वाले से बात की और रात को 10:30 बजे ये अकेली जाती थी। रिक्शा वाले को भी मना करा हुआ था कि शमशान के अंदर मत आना। इनकी मम्मी पहली रात गई, दबाई, दूसरी रात गई, दबा के आ गई। तीसरी रात जब वो गई, जैसे ही उन्होंने दबाया और गर्दन पीछे घुमाई, सीधा किसी ने उनकी गर्दन पकड़ ली। इनकी मम्मी ने अलम पढ़ना शुरू करा और जैसे ही आगे बढ़ती हैं, पैर पकड़ के किसी ने खींच लिया ज़मीन पे। इनकी मम्मी जैसे ही गिरी, रिक्शा वाला अचानक से उतर के आता देखता है तो वहाँ पर जो चीज़ें थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। उस दौरान इनकी मम्मी के साथ एक बुरा हादसा हुआ जिससे वो अभी तक जूझ रही है। इनकी मम्मी का लेफ्ट वाला जो हैंड है वो पैरालाइज हो गया। इनकी मम्मी अपने लेफ्ट वाले हाथ को महसूस ही नहीं कर पा रही थी। वो रिक्शा में बैठती है और सीधा घर आ जाती है। घर पे आने के बाद देखती है कि नानी घर पे आ रखी है और वो नानी को सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे हम उतारा करवा रहे हैं और ऐसे ऐसे मेरा लेफ्ट हैंड काम नहीं कर रहा है। तो बाबा जी को फ़ोन करा गया और बाबा ने साफ साफ बता दिया कि बेटा अब जब तुम बच्चे को बचाओगी तो कुछ तो तुम्हें भी कुर्बान करना पड़ेगा। तो इनकी मम्मी ने अपना लेफ्ट हैंड कुर्बान कर दिया। इसके बाद जब उतारा हो चुका था तो इनका जो भाई था वो वक्त रहते तो ठीक रहा, लेकिन फिर एक रात जब ये तीनों भाई बहन लाइन से सो रहे थे तो सोने से पहले इनकी जो बड़ी बहन थी, जो एक टाइम पर खुद भी पोजेस थी, वो दुआ पढ़ रही थी। सबको लगा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन फिर दोबारा ये जो फारवा के भाई थे ये उठते हैं और बहन की छाती पे बैठ जाते हैं और पिलो से उसका मुंह दबाने लगते हैं। सांसें रोकने की कोशिश की गई। मम्मी पापा हटाते हैं और देखते हैं कि फिर दोबारा रक्त बहने लग रहा है और एक ही चीज़ कि वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा। जब बाबा से बात की गई तो बाबा ने बताया कि जो भी चीज़ है वो बहुत स्ट्रांग है और आम दिनों में आपका लड़का ठीक रहेगा, लेकिन जब वो 2 दिन आएंगे, पूर्णिमा और अमावस, आपका लड़का पोजेस हो सकता है और ये रक्त बहना उन दिनों आम बात होगी। और फारवा ने बताया कि अक्षय भाई ये चीज़ बिल्कुल सेम है। हमारा जो भाई है वो अभी भी हमारे हाथ में नहीं है, वो अभी भी अपने मन की करता है। 18 साल का हो गया, ना नौकरी करता ना पढ़ाई करता। जो चीज़ करी गई थी वो एक्यूरेट बिल्कुल वैसी हो रही है। ये चीज़ें इसीलिए की गई थी कि जो भाई है वो घर छोड़ के चला जाए और उसकी संगत इसी तरीके की है। आज भी अमावस पूर्णिमा पर वो पोजेस हो जाता है, एंटिटीज अंदर आ जाती है और रक्त बहना शुरू हो जाता है। इसके बाद इन्होंने एक बात बताई कि अक्षय भाई कुछ टाइम बाद हमारे एक रिलेटिव थी, उसके साथ भी ये हुआ, जहाँ पर उसके भी हर जगह से रक्त बहना शुरू हो जाता था, मुँह से, कान से, नाक से और आँखों से। लेकिन वो औरत बच नहीं पाई क्योंकि वो सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर में रह गए। हमने अपने भाई को किसी बाबा को दिखा के बचा तो लिया, बेशक अब वो कैसा भी है। अब आता है वो हॉन्टेड टंकी जो इनके घर के नीचे है, जहाँ सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं। इन्होंने बताया कि इनके घर के सामने एक बच्चा जन्म लेता है
और वो बच्चा बड़ा प्यारा था, मुश्किल से 9 महीने 1 साल का रहा होगा। उनकी मम्मी को बाहर से आवाज़ आती है कि जैसे किसी ने बुलाया है बाहर। वो जो मम्मी थी वो जाती है बाहर, उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ रखा था, और जब वो आके देखती है तो बच्चा गायब था और टंकी जो थी उसका नीचे वाला जो गेट था वो खुला पड़ा था। उस माँ ने गुहार लगाई और लोगों से मदद मांगी। जब लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने टंकी का पानी निकाला तो वो बच्चा उसमें मृत मिला। तो उस टंकी में आज भी ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, और उस एंटिटी का तो पता ही नहीं चला जो झूले पे झूलती थी, जली हुई कौन थी। बस ये मान लेते हैं कि इनके घर परिवार के ऊपर जो रिलेटिव्स ने किया था वो एंटिटी भी उन्हीं में से एक थी जो इनके परिवार को बर्बाद करने आई थी। लेकिन आज भी इनके परिवार के हालात बिल्कुल नहीं सुधरे हैं। आज भी इनके घर में फाइनेंशियल इशूज़ हैं, हेल्थ इशूज़ हैं, और आज भी इनके बर्तन गिरते हैं और एंटिटीज़ के आगे पीछे घूमने की आवाज़ें आज भी आती रहती है। इतना दर्दनाक किस्सा, और इसका अंत आज भी नहीं हुआ। माँ ने अपना हाथ गंवा दिया, बच्चा इस तरीके से हो रखा है। तो सोचिए, रिलेटिव्स कभी कभी आपसे कितना चिढ़ते हैं और आपको मारने पर उतारू हो सकते हैं, तो क्या क्या वो नहीं कर सकते। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में हमेशा मैं यही बताता हूँ कि भाई बच के रहो, समाज आपका दुश्मन है। आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, आपको गिराने के लिए किस हद तक चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। सोचिए रिलेटिव्स किस हद तक गिरने लग रहे हैं, और उन्होंने सिर्फ इनके ऊपर नहीं किसी और के ऊपर भी करा, उसकी तो जान ले भी ली। हर बार आपको एक अच्छा बाबा, तांत्रिक, मौलवी, पुरोहित, पंडित नहीं मिलेगा। बाबा बदलते रह जाओगे लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको खुद चौकन्ना होना पड़ेगा। जैसे आप क्राइम सीरीज देखते हैं तो उसमें बोलते हैं ना, सतर्क रहिए, आपको अपना ध्यान खुद रखना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़माना आपका दुश्मन है और घर वाले आपके अपने। जहाँ पर आपको लगता है कि घर वाले हमारे दुश्मन हैं। तो बस यही कहूँगा आखिरी में आके, जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से रिकॉर्डिंग लाने में, एक एक चीज़ मंगवाने में, और फिर ऐसे रियल इंसिडेंट लाने में। बस यही कहूँगा लास्ट में कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो लोग भरोसा नहीं करते इन सब चीज़ों पे, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि वो लोग शिकार बने। तो अपना ध्यान रखना वो खुद सीख ले। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। उस पर लोग आ रहे हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं, एक एक चीज़ की उन्होंने कैसे अपने परिवार वालों को खो दिया। कैमरे पर आकर ये बताना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो चैनल मेरे लिए खास बनता जा रहा है, क्योंकि उसकी यूएसपी यही है कि हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं और सब्सक्राइबर आके अपनी आप बीती बता रहे हैं। तो कभी आपको लगे कि आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल ऐसा किस्सा हुआ है आपके परिवार के साथ, और आप में इतनी हिम्मत है कि आप कैमरे के सामने आना चाहें, तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वो नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है। उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा और मेंशन कर दीजिएगा कि भाई हम भी पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, इसी तरीके से बताना चाहते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, हम बैठेंगे कैमरे के सामने और फिर कोशिश करेंगे लोगों के लिए किसी गलती, किसी की सीख निकाल पाए, एक अवेयरनेस कंटेंट निकाल पाए जहाँ से वो कहीं ना कहीं सीख ले पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सअप नंबर है, रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। इसके बाद यही कहूँगा, अब हम स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, तो चलते फिरते आप वहाँ हमें सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। परिवार का ध्यान रखिए। इस किस्से से आपको सुनने को मिला होगा कि माँ बाप आपको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और आप उनके लिए क्या कर रहे हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। जवाब यहाँ नहीं तो ऊपर तो देना पड़ेगा। आज आप उन्हें दुख देंगे तो कल को आपको इतने दुख मिलेंगे कि आप याद करेंगे कि हमने अपने वक्त में क्या किया था। तो अपने कर्मों को सुधारिए और अपने माँ बाप की सेवा में लग जाइए। दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, सबका ध्यान रखिए। एक ऐसा नाम बनिए कि आपका नाम रोशन हो, ऐसा नहीं कि डूबता नाम आपका दिखे। टिल देन, नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। बेड्स से बेस्ट डॉक्टर, बेड्स से बेस्ट मौलवी, तांत्रिक, सबको बता दिया। मेरा भाई बच गया। एक कपल रहता था जिनको छोटा बच्चा था। उसकी मम्मा उसको हॉल में लेकर आई, बिठाई, और उसको किसी ने आवाज़ दिया तो वो बाहर गैलरी में गई, और जैसे ही गैलरी से वापस लौटी, टाँकी खुली थी और बच्चा मिसिंग था। और अंदर जाके वो बच्चे को ढूंढना स्टार्ट किए तो लिटरली वो बच्चा डेड मिला।